इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक माना जाएगा। 12 जून 2025 का दिन भी कुछ ऐसा ही था जब एयर इंडिया की फ्लाइट 171 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य यानी कुल 242 लोग सवार थे। हर किसी के चेहरे पर अपनी यात्रा को लेकर एक उत्साह था। कोई घर लौट रहा था तो कोई नए सफर पर निकल रहा था। किसी को क्या पता था कि यह उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित होने वाली है। ये वो सफर था जो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही एक भयानक हादसे में तब्दील हो गया और पीछे छोड़ गया कई अनसुलझे सवाल। दोपहर के 1:29 पर फ्लाइट 171 ने रनवे से उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रहा था। यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट बांध रखी थी और खिड़कियों से बाहर अहमदाबाद शहर को छोटा होता देख रहे थे। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अगले कुछ पलों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। यह सिर्फ एक हवाई जहाज का हादसा नहीं था, बल्कि 241 जिंदगियों के सपनों, उम्मीदों और भविष्य का एक झटके में खत्म हो जाना था। इस हादसे ने न सिर्फ उन परिवारों को तोड़ा जिनके अपने इस विमान में थे, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है उस उड़ान की जो आसमान में उड़ी तो जरूर, लेकिन जमीन पर एक दर्दनाक अंत के साथ लौटी। विमान के उड़ान भरने के ठीक 1 मिनट के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जो विमान कुछ पल पहले आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ रहा था, वह अचानक तेजी से नीचे आने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विमान अहमदाबाद के एक घनी आबादी वाले इलाके में स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेज पर जा गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा इलाका दहल उठा। विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और चारों तरफ आग का गोला फैल गया। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई और जमीन पर मौजूद 19 लोग भी इस हादसे की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक के तौर पर दर्ज हो गया। इस भयानक हादसे की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन था कि आखिर हुआ क्या। एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का इस तरह अपनी यात्रा शुरू होने के 1 मिनट के अंदर ही क्रैश हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा था। क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी? क्या इसमें कोई मानवीय भूल शामिल थी? या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? इन सवालों के जवाब ढूंढना अब जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। यह हादसा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये उन सैकड़ों परिवारों के दर्द की कहानी है जिनके अपने उस दिन एक ऐसी यात्रा पर निकले थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सावधान रहे, सतर्क रहे। हादसे की जांच में जो सबसे अहम सबूत हाथ लगा वह था एक 59 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज। इस फुटेज ने उस आखिरी 1 मिनट की दिल दहला देने वाली कहानी को दुनिया के सामने ला दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 ने रनवे 23 से उड़ान भरी और आसमान की ओर चढ़ना शुरू किया। विमान लगभग 650 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा ही था कि अचानक उसकी गति थम सी गई। इसके बाद जो हुआ वह बेहद असामान्य था। विमान का अगला हिस्सा यानी नाक ऊपर की तरफ उठी रही, जबकि पिछला हिस्सा नीचे की ओर झुक गया। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी विमान के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है, जिसे एविएशन की भाषा में स्टॉल कहते हैं। इस दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। आमतौर पर उड़ान भरने के तुरंत बाद पायलट विमान के पहियों यानी लैंडिंग गियर को अंदर कर लेते हैं ताकि विमान की रफ्तार बढ़ सके और हवा का दबाव कम हो। लेकिन इस मामले में विमान के क्रैश होने तक लैंडिंग गियर बाहर ही थे। यह एक बड़ी पहेली है कि पायलट ने ऐसा क्यों नहीं किया। क्या वे किसी आपात स्थिति से जूझ रहे थे जिसकी वजह से उनका ध्यान इस पर नहीं गया, या फिर लैंडिंग गियर को अंदर करने वाला सिस्टम ही खराब हो गया था? जांचकर्ता अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, क्योंकि यह छोटी सी लगने वाली बात हादसे की वजह को समझने में एक बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। हादसे से ठीक पहले लगभग 1:29 पर कॉकपिट से एक मेडे कॉल की गई। मेडे एविएशन की दुनिया में खतरे का सबसे बड़ा सिग्नल होता है, जिसका मतलब है कि विमान और उसमें सवार लोगों की जान बेहद गंभीर खतरे में है। ये कॉल पायलट की आखिरी कोशिश थी मदद मांगने की, लेकिन इसके तुरंत बाद ही विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। यह मेडे कॉल इस बात का इशारा करती है कि पायलट को आखिरी पलों में यह एहसास हो गया था कि स्थिति उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुकी है।
उस 1 मिनट के अंदर कॉकपिट में क्या हुआ होगा, पायलट किस तरह की इमरजेंसी से लड़ रहे होंगे, ये सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। इस पूरी त्रासदी के बीच एक चमत्कार भी हुआ। विमान में सवार 242 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा। ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, जो सीट नंबर 11A पर बैठे थे, विमान के टूटने के दौरान हवा में उछलकर बाहर गिर गए। उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन उनकी जान बच गई। उनका बचना किसी दैवीय हस्तक्षेप से कम नहीं है, लेकिन साथ ही यह जांच के लिए एक अहम कड़ी भी है। हालांकि वह हादसे के वक्त की घटनाओं को याद करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी जांचकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वह उस आखिरी मिनट के बारे में कुछ बता सकें। एक तरफ 260 मौतें और दूसरी तरफ एक अकेला जिंदा बचा इंसान। यह हादसा कुदरत के अजीब खेल की एक दर्दनाक मिसाल है। जैसे ही विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस पर गिरा, एक भयानक धमाका हुआ और चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं। विमान का ईंधन आग में घी का काम कर रहा था और देखते ही देखते पूरा इलाका काले धुएं के गुब्बार से भर गया। ये मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेना और स्थानीय दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। उनका पहला काम उस भीषण आग पर काबू पाना था, जो न सिर्फ विमान के मलबे को जला रही थी, बल्कि आसपास की इमारतों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। बचाव कर्मियों के लिए यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन था। एक तरफ आग की तपिश थी, तो दूसरी तरफ लगातार हो रहे छोटे छोटे धमाकों का खतरा। फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। आग बुझने के बाद जो मंजर सामने आया वह दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ विमान के जले हुए टुकड़े और इंसानी शव बिखरे पड़े थे। बचाव कार्य अब एक रिकवरी ऑपरेशन में बदल चुका था, जिसका मकसद मलबे से शवों को निकालना और उनकी पहचान करना था। यह काम अगले 5 घंटों तक चलता रहा। इस हादसे में जमीन पर भी भारी नुकसान हुआ। मेडिकल कॉलेज के कई छात्र और कर्मचारी इस आग की चपेट में आकर घायल हो गए। 60 से ज्यादा घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। पूरा अस्पताल परिसर एक युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। एक तरफ सायरन बजाती एम्बुलेंस थी, तो दूसरी तरफ अपने प्रियजनों को ढूंढते हुए रोते बिलखते लोग। इस मुश्किल घड़ी में शहर के लोगों ने भी इंसानियत की मिसाल पेश की और रक्तदान करने के लिए अस्पतालों में लाइन लगा दी। यह एक ऐसा घाव था जिसे भरने में शायद सालों लग जाएंगे, लेकिन उस मुश्किल वक्त में लोगों की एकजुटता ने यह दिखाया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू था पीड़ितों की पहचान करना। आग इतनी भीषण थी कि 250 से ज्यादा शवों की पहचान करना लगभग नामुमकिन हो गया था। ज्यादातर शव बुरी तरह जल चुके थे। ऐसे में अधिकारियों को डीएनए टेस्टिंग और डेंटल रिकॉर्ड्स का सहारा लेना पड़ा। यह एक लंबी और पीड़ादायक प्रक्रिया थी। हर दिन परिवार वाले इस उम्मीद में आते थे कि शायद उनके अपने की कोई खबर मिल जाए। आखिरकार 27 जून 2025 को हादसे के 15 दिन बाद आखिरी पीड़ित की पहचान डीएनए के जरिए की गई। ये प्रक्रिया भले ही पूरी हो गई, लेकिन उन परिवारों का दर्द शायद ही कभी खत्म हो पाएगा, जिन्हें अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। क्यों, कैसे, कब, जांच के घेरे में हर सवाल। इस भयानक हादसे की सच्चाई का पता लगाने के लिए भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AIB ने तुरंत एक हाई लेवल जांच शुरू कर दी। मामला बोइंग 787 जैसे आधुनिक विमान से जुड़ा था, इसलिए जांच में मदद के लिए अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और ब्रिटेन के एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया। जांच का सबसे अहम हिस्सा थे विमान के 2 ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इन दोनों बक्सों को मलबे से सुरक्षित निकाल लिया गया और विश्लेषण के लिए दिल्ली की लैब में भेज दिया गया। ये ब्लैक बॉक्स ही उस राज से पर्दा उठा सकते हैं कि उड़ान के उन आखिरी 60 सेकंड में आखिर हुआ क्या था। जांच टीम कई एंगल से इस मामले को देख रही है। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद अचानक नीचे क्यों आने लगा। क्या विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया था? क्या विंग फ्लैप्स में कोई खराबी आ गई थी जिससे विमान को जरूरी लिफ्ट नहीं मिल पाई? बोइंग 787 एक बेहद आधुनिक विमान है जिसके सिस्टम्स काफी जटिल होते हैं।
जांचकर्ता इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या विमान के किसी ऑटोमेटेड सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई थी जिसे पायलट समय रहते समझ नहीं पाए। हर छोटे से छोटे तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके। तकनीकी कारणों के अलावा मानवीय पहलू भी जांच के केंद्र में है। जांचकर्ता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस 1 मिनट में पायलटों ने क्या फैसले लिए। लैंडिंग गियर का खुला रह जाना एक ऐसा बिंदु है जो सीधे तौर पर पायलट के एक्शन या उस समय उनकी मानसिक स्थिति की ओर इशारा करता है। क्या पायलट किसी और बड़ी इमरजेंसी से जूझ रहे थे जिसके चलते वे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं कर पाए? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिलने वाली जानकारी इस मामले में बेहद अहम होगी। उससे पता चलेगा कि दोनों पायलटों के बीच आखिरी पलों में क्या बातचीत हुई और उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए क्या कदम उठाए। इसके अलावा एयरलाइन और रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। हादसे के बाद एयर इंडिया के मालिक टाटा समूह ने मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया और घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या विमान के रखरखाव में कोई कोताही बरती गई थी? नागर विमानन महानिदेशालय जैसी संस्था पर भी दबाव है। कुछ रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि डीजीसीए में कई अहम पद खाली हैं और पहले के सेफ्टी ऑडिट में एयर इंडिया से जुड़ी कुछ कमियों को उजागर किया गया था। यह जांच अब सिर्फ एक विमान हादसे की जांच नहीं है, बल्कि यह पूरे एविएशन सिस्टम की समीक्षा का एक मौका है। सबक और भविष्य ताकि फिर ना हो ऐसा हादसा। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा एक दर्दनाक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि आसमान में उड़ते इन लोहे के परिंदों की सुरक्षा कितनी नाजुक हो सकती है और एक छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। इस हादसे से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यह है कि सुरक्षा नियमों और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का बिना किसी समझौते के पालन करना कितना जरूरी है। चाहे वह उड़ान से पहले की जांच हो या उड़ान के दौरान के नियम, किसी भी स्तर पर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यह हादसा दिखाता है कि जब चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाता है या प्रक्रियाओं का पालन नहीं होता तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। इस हादसे ने भारत की रेगुलेटरी बॉडी यानी डीजीसीए की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि डीजीसीए को और मजबूत बनाया जाए। इसमें खाली पड़े पदों को भरना, नियमित और सख्त सेफ्टी ऑडिट करना और एयरलाइंस द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना शामिल है। सरकार ने एक हाई लेवल पैनल का गठन किया है जो एसओपी की समीक्षा करेगा और सुधार के लिए सुझाव देगा। यह एक अच्छा कदम है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन सुझावों को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाए ताकि हवाई सफर हर किसी के लिए सुरक्षित बन सके। एक और अहम सबक पायलटों और क्रू सदस्यों की ट्रेनिंग से जुड़ा है। आधुनिक विमान जितने ज्यादा ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं, पायलटों के लिए यह समझना उतना ही जरूरी हो जाता है कि किसी आपात स्थिति में उन्हें कब और कैसे मैनुअल कंट्रोल लेना है। सिमुलेटर पर नियमित और मुश्किल परिस्थितियों की ट्रेनिंग पायलटों को ऐसी किसी भी अनहोनी के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकती है। उन्हें न केवल विमान उड़ाने में बल्कि दबाव में सही फैसले लेने में भी माहिर होना चाहिए। इस हादसे की जांच के नतीजे दुनिया भर की एयरलाइंस को अपनी ट्रेनिंग प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए मजबूर करेंगे ताकि मानवीय भूल की आशंका को कम से कम किया जा सके। अंत में एयर इंडिया फ्लाइट 171 की जांच के नतीजे सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन सेक्टर के लिए अहम होंगे। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ा पहला जानलेवा हादसा है, इसलिए इसके कारणों का पता लगाना और भी जरूरी हो जाता है। इस जांच से जो भी सबक मिलेंगे वे भविष्य में विमानों के डिजाइन, उनके सिस्टम्स और सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानकों को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। कोई भी जांच उन 260 लोगों को वापस नहीं ला सकती जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, लेकिन हम यह सुनिश्चित जरूर कर सकते हैं कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ न जाए। उनकी याद में हम एक ऐसा सुरक्षित आसमान बनाएं जहां हर उड़ान अपनी मंजिल तक पहुंचे। यही उन आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी